नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत करती हूं। चलिए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, सीमा विवाद पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हुआ समझौता। दशकों पुराना था ये सीमा विवाद। 800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं दोनों राज्य। दो विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। आरक्षण से संबंधित हैं दोनों विधेयक। कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। और चीता को लेकर लीबनिज IZW ने दी चेतावनी। स्थानिक पारिस्थितिकी पर विचार किए बिना लाया गया चीता। विश्व स्तरीय जर्मन शोध संस्थान है लीबनिज IZW। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में चौथा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 22 अप्रैल से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर इस कोर्स में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसे कोर्स मात्र आपको केवल 17,499 रुपए में हासिल होगा और ये डिस्काउंट 21 अप्रैल तक ही मिल सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। कल असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता हुआ। समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दस्तखत किए। असम की ओर से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने दस्तखत किए। असम और अरुणाचल प्रदेश आपस में करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और इनके बीच का ये सीमा विवाद 1972 से जारी था। विवाद का कारण एक स्थानीय रिपोर्ट था और इस रिपोर्ट ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश से 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को असम में मिला दिया गया है, जबकि 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बने अरुणाचल प्रदेश ने इस क्षेत्र को लेकर तर्क दिया कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा रहे इन इलाकों को एक तरफा रूप से असम में मिला दिया गया है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है। समिति ने कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है, मगर असम ने इसका विरोध किया और 1989 में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मगर पिछले साल जुलाई में दोनों राज्यों ने विवाद को खत्म करने पर फिर से इच्छा जताई और नामसाई घोषणा पर दस्तखत किए। नामसाई घोषणा से विवादित गांवों की संख्या 123 से घटकर 86 हो गई है। बाकी बचे विवादित क्षेत्रों के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में 12 स्थानीय समितियों का गठन किया गया है। समितियों की सिफारिश के बाद 123 में से जिन 71 गांवों पर सहमति बनी है, उनमें से अरुणाचल प्रदेश का एक गांव असम में मिलाया जाएगा और 10 गांव असम में बने रहेंगे। बाकी बचे असम के 60 गांवों को अरुणाचल प्रदेश में मिलाया जाएगा और वहीं 123 में से बाकी बचे 52 गांवों में से 49 की गांवों की सीमा को स्थानीय समितियों द्वारा अगले 6 महीनों में सुलझाया जाना है। आखिर में बचे 3 गांव भारतीय वायुसेना की बमबारी रेंज के भीतर आते हैं और इसीलिए इन 3 गांवों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ब्रिटिश शासन के दौरान अरुणाचल प्रदेश को NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स के नाम से जाना जाता था। हालांकि आजादी के बाद 1954 में यह NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन गया। फिर 1972 में अरुणाचल प्रदेश बन गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। आगे चलकर 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 2 संशोधन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ये विधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 76% कोटा की अनुमति देते हैं। पिछले दिसंबर में ये दोनों विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए थे।
हालांकि अभी तक इस पर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है और 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अनुसूची को 1951 में संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसे कृषि सुधार से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था। पहले संशोधन में ही इस अनुसूची में 13 कानून शामिल किए गए और वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल है। हालांकि वास्तविक कुल संख्या 282 ही है। ऐसा इसलिए कि 3 प्रविष्टियों 87, 92 और 130 को इस सूची से हटा दिया गया है और एक नई प्रविष्टि 257 क को इसमें शामिल कर दिया गया है। वहीं साल 2007 में आई आर कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा का आधार कानून का संविधान की मूल संरचना और अनुच्छेद 14, 19 और 21 से असंगत होना बताया है। साथ में अदालत ने यह भी कहा है कि यदि 9वीं अनुसूची के तहत किसी कानून की संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है तो आगे इसे फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है। लीबनिज IZW यानी लीबनिज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च ने भारत में अफ्रीकी चीतों को लाने की योजना को लेकर चेतावनी जारी की है। लीबनिज IZW शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत में अफ्रीकी चीतों को लाने की योजना उनकी स्थानिक पारिस्थितिकी पर विचार किए बिना बनाई गई थी। स्थानिक पारिस्थितिकी किसी प्रजातियों के मूवमेंट और बहु प्रजातियां समुदायों की स्टेबिलिटी पर क्षेत्र के बुनियादी प्रभावों को बताती हैं। आपको याद होगा नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुल 20 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इसे भारत में चीतों की स्वतंत्र आबादी स्थापित करने के लिए लाया गया था। 70 साल पहले भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और इस घोषणा के बाद भारत में पहली बार चीता लाया गया है। लीबनिज IZW के चीता अनुसंधान परियोजना के साइंटिस्ट का कहना है कि दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में चीता एक स्थिर और बड़े पैमाने पर फैले सामाजिक स्थानिक प्रणाली में रहते हैं। यहाँ वे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में एक से भी कम घनत्व के साथ रहते हैं, जबकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के मुकाबले काफी छोटा एरिया कवर करता है। इसलिए यहाँ संभावना है कि छोड़े गए चीते पार्क की सीमाओं से बाहर निकल जाएंगे और पड़ोसी गांवों के साथ संघर्ष में उलझ जाएंगे। वहीं कूनो नेशनल पार्क में चीतों की योजना मानती है कि यहाँ शिकार घनत्व ज्यादा होने से यह चीता के घनत्व को ज्यादा बनाए रखेगा, जबकि साइंटिस्ट का मानना है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान करीब 750 वर्ग किलोमीटर में फैला एक बिना बाढ़ वाला जंगल क्षेत्र है। स्थानीय शिकार घनत्व की गणना के आधार पर यहाँ 21 वयस्क चीतों को ही बनाए रखा जा सकता है। लीबनिज IZW एक विश्व स्तरीय जर्मन शोध संस्थान है और ये वैश्विक बदलाव को ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों की अनुकूल क्षमता को समझने का प्रयास करता है। साथ ही वन्यजीव आबादी के अस्तित्व को बढ़ाने में भी योगदान देता है। इसके अलावा ये करीब 15 सालों से सिटीजन साइंस परियोजना का संचालन कर रहा है। कलिस्ट्रो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C-55 मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत सिंगापुर के टेलओस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा। PSLV C-55 मिशन NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक वाणिज्यिक मिशन है। इसके जरिए टेलओस 2 और ल्यूमलाइट 4 उपग्रहों को पूर्व की ओर कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। टेलओस 2 में SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड है। टेलओस 2 सभी मौसम में किसी भी समय कवरेज प्रदान करने की क्षमता रखता है। साथ ही ये 1 मीटर के पोलरीमेट्रिक रेजोल्यूशन पर इमेजिंग करने की भी क्षमता रखता है। वहीं ल्यूमलाइट 4 उपग्रह को इंस्टीट्यूट फॉर इन्फोकॉम रिसर्च और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा मिलकर बनाया गया है। ल्यूमलाइट 4 एक उन्नत 12U उपग्रह है। इसे हाई परफॉर्मेंस वाले अंतरिक्ष के VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम के तकनीक को दिखाने के लिए विकसित किया गया है। ल्यूमलाइट 4 को सिंगापुर की नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और वैश्विक शिपिंग समुदाय को लाभ पहुंचाने के मकसद से तैयार किया गया है। PSLV C-55 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन है और इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इसरो इस्तेमाल हो चुके PS-4 का उपयोग कक्षा में वैज्ञानिक रिसर्च के लिए करेगा।
PS4 PSLV का चौथा और अंतिम चरण होता है। PSLV C55 मिशन में पॉइम यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का इस्तेमाल PS4 के वैज्ञानिक प्रयोग में एक ऑर्बिटल मंच के रूप में किया जाएगा। ये तीसरी बार है कि उपग्रह के अलग होने के बाद PS4 का इस्तेमाल रिसर्च के एक मंच के रूप में किया जाएगा। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? सीमा विवाद समझौता, नृजातीय समझौता, महिलाओं के अधिकारों पर समझौता या फिर नदी जल विवाद समझौता? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस अनुसूची को संविधान के 7वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में इसमें 284 विषय शामिल हैं। दिए गए कूट के आधार पर गलत कथनों की पहचान कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। इसे लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के 6 में से 3 भू आकृतिक प्रभाग हैं। राज्य अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। दिए गए संकेतकों के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, और इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी असम। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं असम से लगती हैं? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। सही जवाब है विकल्प ए यानी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा की सीमा असम राज्य से लगती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।